सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन ऑडियंस तो देख नहीं सकती, पर मैं देख सकता हूं कि आपकी टाई और आपकी जुराबें मैच नहीं कर रही। सर नहीं आप कर रही? ठीक हैं? सर नहीं कर रही? सर मतलब थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, सॉरी। मैं माजरत चाहता हूँ इस गुस्ताखी के लिए, और आइंदा से मैं केयरफुल रहूँगा, और या तो आइंदा से मैं कोशिश करूँगा कि मौजे डाई करवाता हुआ टाई के कलर के साथ। ये बड़ा आर्ट है डाई करना सर। मतलब हमारे यहाँ पे जो दुपट्टे रंगने वाले हैं सर, वो कौन सा कोई केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्रियां करके आए हुए हैं, लेकिन आप देखें कि जितना हमारी ख़वातीन पर्टिकुलर हैं कि वो हल्का सा भी शेड इधर से उधर नहीं जा सकता, वो अगर क्लाइंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अपने अंदर उनके पूरी डिग्री हुई हुई है। वाह, यानी कलर मैचिंग सर उन्होंने आंख से करते हैं वो। सर कितनी बड़ी बात है ये। तो सर आगे चलते हैं, शुरुआत करते हैं क्रिकेट से, क्योंकि हमारा दिल कर रहा है। वैसे तो वर्ल्ड कप से तो ऑब्वियसली हम भी बाहर, और टीम जो है उसके बारे में काफ़ी खबरें जो हैं अब आना शुरू हो गई हैं। कुछ प्लेयर्स तो हैं वापस आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं, और एक प्लेयर अलबत्ता हारिस रऊफ साहब जो हैं, उनसे चले शुरू कर लेते हैं। उनकी एक वीडियो वायरल हो गई सोशल मीडिया पे। वीडियो में नज़र आ रहा है कि वो अपनी, मेरे ख्याल में उनकी बेगम थी, उनके साथ चल रहे थे किसी जगह पे, और बीच में वो झाड़ियाँ सी थी, तो झाड़ियों की उस तरफ से किसी ने कुछ कहा, और वो फिर गुस्सा खा गए, वो टाप गए सारी झाड़ियाँ, और वो तकरीबन हाथापाई होने लगी थी। लेकिन फिर लोग शोक बीच में पड़े, उन्होंने रुकवा दिया, लेकिन काफ़ी गाली गलोच हो रही थी वहाँ पे उस फ़ैन की तरफ से, जो लेटर में पता चला कि पहले किसी ने इंडियन था लेकिन था वो पाकिस्तानी। और उसके बाद हारिस रऊफ ने भी सोशल मीडिया के थ्रू हमें बात बताई कि जी मैं वैसे तो बड़ा ठंडा आदमी हूँ, काम हूँ, मैं कुछ नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता फैंस का, बट जब मेरी ख़ानदान और मेरी फैमिली के बारे में कोई बात होगी, ख़ानदान और मेरी बेगम के बारे में बात होगी रादर, तो फिर मैं जवाब जो है वो अप्रोप्रिएटली जवाब दूंगा। ये मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, बट उन्होंने इस किस्म की बात की, तो कहते हैं फिर उस पर मेरी रेड लाइन है उनकी। सर देखें, मेरा ये ख्याल है कि ज़ाहिर है किसी फ़ैन की तरफ से या नॉन फ़ैन की तरफ से भी ये नहीं होना चाहिए। शुरू में उन्होंने क्या कहा ये तो ऑडिबल नहीं है वीडियो के अंदर। जाते हुए वो शख्स कहता जा रहा है कि जी मैं तो सिर्फ सेल्फ़ी मांग रहा था। अच्छा, तो अब वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, लेकिन अज्यूम ये किया जा सकता है कि इन्होंने सेल्फ़ी मांगी होगी, उन्होंने फॉर वट एवर रीज़न कि वो फैमिली के साथ हैं या उनका दिल नहीं कर रहा है या जो भी, उन्होंने इनकार कर दिया होगा, जिसके बाद इन साहब ने कोई गैर इखलाकी बात की होगी, तो जिसकी वजह से वो सारी गर्मा गर्मी हो गई। बुनियादी बात यह है कि ये किसी की अपनी मर्ज़ी है कि वो आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है या नहीं खिंचवाना चाहता, आप उसके साथ डिसरिस्पेक्टफुल रवैया नहीं रख सकते। हैविंग सेड दिस, देखें वो एक अननोन आदमी है, उसको कोई नहीं जानता। हारिस रऊफ एक सेलिब्रिटी हैं। हारिस रऊफ को ये ख्याल करना चाहिए कि अगर कोई शख्स इस तरह की बात कर भी रहा है, देखें ये जो गालिम गलोच वगैरह होती है ना, ये मतलब दोस्तों के दरमियान हो, ये कॉलीग्स के दरमियान हो, ये ऐसे लोगों के दरमियान, मतलब कोई मुझे ऐसा शख्स गाली निकालेगा जो मुझे बड़ी अच्छी तरह जानता है, मैं उसको जानता हूँ, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुँचेगी। एक रैंडम आदमी अगर मुझे गाली निकाल रहा है तो मुझे इग्नोर ही करना मेरे ख्याल में बेहतर उसकी जो है वो अप्रोच है। ये तो देखिए ना, हमें मतलब असल ज़िंदगी में अगर कोई इस तरह नहीं भी करता, तो आजकल सोशल मीडिया पे तो हर चलता बंदा गाली निकाल के जा रहा है। सो पब्लिक जो एक फ़िगर है वो क्या कर सकता है इस बारे में? और मैं पब्लिक फ़िगर के बारे में मेरा एक बड़ा सादा सा वो है लिटमस टेस्ट, कि अगर आपका एक सोशल मीडिया पे प्रोफाइल है जो कि लिमिटेड नहीं है, जो आपने लिमिट नहीं किया, जो पब्लिक प्रोफाइल है, तो यूर आ पब्लिक फिगर, तो आप तैयार रहें, इस तरह की चीज़ें नाजेबा चीज़ें होंगी। क्योंकि मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूँ कि हारिस रऊफ जो हैं वो एक फास्ट बॉलर हैं, उनमें बेताशा जान होगी। एक प्रॉब्लम तो ये है कि अगर ये उस बंदे को कुट देते तो वहाँ पे पुलिस आके अगर इनके खिलाफ कार्रवाई कर देती तो एक मसला था। दूसरी चीज़ ये कि हारिस रऊफ उनको 49 मुक्के भी मार लेते, अगर दूसरे का एक लग जाता तो उस बंदे ने तो 2 महीने की बैंक से अपनी छुट्टी ले लेनी थी, इनका एक टूर मिस हो जाना था जिसमें 1.5 से $4.5 लाख का नुकसान हो सकता था। सो ये देखना चाहिए कि आपका करियर है जो कि मांगता है कि आपने बिल्कुल अनस्कैथ आपने रहना है। बिल्कुल सर। और दूसरा आपने जिक्र ही कर दिया कि वैसे तो जो फैंस की हद तक मैं बात करूँ, ऐसे नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर पर अगर आपने करना ही है तो आप कोई लेग स्पिनर ढूंढें या आप कोई ना मिडिल ऑर्डर बैट्समैन देखिए, क्योंकि ओपनिंग
खैर हमारे तो नहीं, हमारे तो ओपनर्स भी ठीक है सर, वो इतना इम्पैक्ट नहीं डालते। और या फिर सर को मिस्ट्री स्पिनर होना तो उससे भी बच करना चाहिए, वो किसी तरह भी हाथ चला सकता है। लेकिन फास्ट बॉलर के ऊपर तो डेफिनेटली है कि बंदा सर 95 पे गेंद फेंकता है तो उससे नहीं पंगा लेना आपने, बिल्कुल भी नहीं। तो ये बात तय है कि ये बदमज़गी होनी ही नहीं चाहिए। अगेन आप ने किसी को कहा सेल्फी के लिए, तो अगर वो इनकार कर दे तो उसकी मर्ज़ी है। दूसरी चीज़ ये कि अगर इस बात पे गर्मा गर्मी हुई है, फ़ैन को ये तकलीफ़ थी कि जी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, और भाई आपको नहीं अच्छी लगी परफॉर्मेंस, आप ना देखो, आप घर जाके फिल्म देखो। मतलब ये कोई मजबूरी थोड़ी है हाँ कि पाकिस्तान का मैच ही देखना है। अब बिल्कुल सर। और बाकी सर अगेन ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में मैंने अब सोचा है अपनी कमेंट के ऊपर, तो सेफेस्ट जो है ना वो बाबर और रिजवान है, क्योंकि पहले तो वो अगर खुदा ना खासा लड़ाई हुई तो पहले तो वो आंख सेट करेंगे अपनी थोड़ी देर के लिए और उसके बाद रेडी होंगे, तो उसमें तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। आपको पता है ये लड़ाई शड़ाई भी T20 की तरह ही होती है, इम्पैक्ट गेम है। आपने एंकर के साथ लड़ना है, आपने इम्पैक्ट प्लेयर के साथ नहीं लड़ना। सर बिल्कुल। तो सर आगे लेकिन ये हम अज़राए तफन्नुन कह रहे हैं, लड़ना किसी के साथ भी। अच्छा सर, दूसरा क्रिकेट से ही एक और खबर ये मिली, एक निजी अखबार के अंदर ये उनकी एक्सक्लूसिव थी कि बाबर आजम जो है वो अब कंसिडर कर रही हैं कि कुछ यूट्यूबर्स और कुछ टीवी एंकर्स या एंकर ज़्यादा के ख़िलाफ़ वो मुकदमा करेंगे डेफेमेशन का। और अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग पहलू सर ये है कि जो एक शख्स जिन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, वो इल्ज़ाम भी मैच फिक्सिंग का लगाया गया है। एक तो सर ये बड़ा हमें पसंदीदा लगता है हमारा कि ये कुछ नहीं समझ आ रही ना क्रिकेट की, तो ये मैच फिक्सिंग थी। ये मैच के दौरान बुजुर्गान भी कहते हैं कि ये फिक्स्ड है, और उसके बाद जो बुजुर्गान यूट्यूबर्स और ये बुजुर्गों को बड़ा शौक है किसी तरह मैच फिक्सिंग, ब्रिंग मैच फिक्सिंग बैक, उनको दिल है। तो बाबर जो है उसके ऊपर ये चांस है। दूसरा इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ है कि शायद एक मुकदमा हमें पता चला वो इंग्लैंड से करे, क्योंकि एक वीडियो इंग्लैंड से आई थी, तो आपको पता है इंग्लैंड में तो इन मामलों को बड़ा सीरियसली लिया जाता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी तशखीस की है बुजुर्गों वाली। उसकी वजह ये है सर मुझे पता था आपके लिए ये लूज बॉल थी नहीं, उसकी विचारों की वजह ये है कि पुरानी क्रिकेट जिसने देखी हुई है ना, और पुराना दौर जिसने देखा हुआ है, तो वो ये कहता है, अज्यूम कर लेता है कि एक प्लेयर ने या 4 प्लेयर्स ने पैसे पकड़ लिए थे, क्योंकि पुराने दौरों में ये होता था, ये हो सकता था। अच्छा, अब जो है ना, अब ऐसा हो ही नहीं सकता। जितना पैसा इन्वॉल्व हो चुका है ना क्रिकेट के अंदर, यहाँ पर अब आप किसी एक बैटिंग वेबसाइट पे जाके अगर देखें ना, तो कितना पैसा मैच हो के, मतलब जो आपको फिगर उसमें नज़र आ रही होती है कि कितना बेट प्लेस हो चुकी है, उसको आप हाफ से डिवाइड कर लें, क्योंकि ये बेट्स मैच्ड होती हैं, तो यानी कि दोनों तरफ से लगी हैं, तो वो जो हाफ अमाउंट है वो एक्चुअल वो अमाउंट है जो प्लेस्ड है, जो पे आउट है, और वो एक वेबसाइट होगी। और ये मैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स बता रहा हूँ, और इस तरह की कितनी वेबसाइट्स होती हैं और कितने मैचेस होते हैं। सो जितना पैसा अब इन्वॉल्व है ना, अब एक प्लेयर या 2 प्लेयर ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं नहीं कहता कि मैच फिक्सिंग होती है, लेकिन अगर मैच फिक्सिंग होती है, अगर या होगी कभी, तो पूरा का पूरा बोर्ड मुलव्वस होगा, सब कुछ मुलव्वस। ये एक प्लेयर अब लोन वुल्फ कुछ नहीं कर सकता, और लोन वुल्फ करेगा तो उसको इबरत का निशान बना देंगे। ये हो गई एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि ज़रूर डेफेमेशन का केस अगर वो समझते हैं कि बनता है तो करें, लेकिन बाहर की अदालत में ही करें, यहाँ पे तो फैसला कम ही आता है। नहीं सर, पंजाब में नई अदालतें बन रही, वो हो गया है सर वो हो रहा है, वो चल रहा है सर, वो भी चल रहा है साथ साथ। सर वो चल रहा है, लेकिन मसला पता है क्या है, यकीन करें अगर वहाँ से जल्दी फैसला आ गया तो मैं एहतजाज का हिस्सा बनूंगा। उसकी वजह ये कि ये कैसे हो सकता है कि यार आपकी बाकी अदालतें सुस्त पड़ी हैं, एक आपने अदालत बना दी है जो जल्दी फैसला कर दे। या आपको याद है पिछले 6-8 साल से ये भी मरोड़ उठता है सबको कि जी हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए अलहदा अदालतें बना देंगे जो कि जल्दी फैसले किया करेंगी। ओ भाई, मुझे पित निकली हुई है, मेरे लिए भी बनाओ अदालत, ठीक है। सो ये नहीं हो सकता कि एक अदालत जल्दी फैसला करे। सिर्फ बाबर आजम के केस में आई थिंक हम एक्सेप्शन कर लेते हैं कि देखें, अगर उनका मूड नहीं ठीक इन सारे इल्ज़ामात की वजह से, तो उनका मूड हम ठीक चाहते हैं, क्योंकि वो रिटेन कर लिए गए हैं एज कैप्टन। तो देखिए, उनको क्रिकेट के अंदर हम चाहते हैं उनके जहन पे ये चीज़ सवारना हो कि बंदा क्या बोल रहा है और क्या नहीं कर रहा, तो इस केस को जल्दी से फारिग करते हैं। बिल्कुल। दूसरा, इस पे आने से पहले मैं एक वो पिछली बात क्लियर कर दूं कि मुझे अपने वकला बरादरी पे और जजेस जो हैं मोअज़्ज़ज़ जजेस पे पूरा यकीन है। नई अदालतों में भी फैसले जल्दी नहीं हो सकेंगे। सर नाइस, थैंक यू। अच्छा, दूसरा ये है कि ये जो इनको, मुझे इतना दुख हुआ है। देखिए, क्रिकेट टीम पे तनकीद हो रही थी, मैं भी शामिल था, बाबर पे तनकीद हो रही थी, मैं भी शामिल था।
पीसीबी ने सबसे पहला काम क्या किया है कि उन्होंने कहा है जी कि हम डाउनग्रेड कर रहे हैं बाबर और रिजवान को ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में। मुझे इतना दुख हुआ है कि यार हम तनकीद इसलिए कर रहे थे कि किसी के पैसे मार लो, भाई अल्लाह सबको पैसे दे, अल्लाह सबको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे। हम ये कह रहे थे कि जी T20 में जब तक इनकी अप्रोच नहीं बदलती तब तक इनको T20 नहीं खेलना चाहिए। हाँ, जब ये अग्रेसिव खेलना शुरू कर दे तो फिर वापस बिस्मिल्लाह T20 में भी आ जाए। अच्छा, अब पीसीबी इस पर यह भी बहाना कर सकती है या वजह कह सकती है कि जी 8 कैटेगरी होती उसकी है जो कि तीनों फॉर्मेट खेलता है, तो हमने उसको वहाँ से डाउनग्रेड किया है, इसका मतलब है कि हम कंसिडर कर रहे हैं कि इनको T20 से निकाल। भाई आप पहले उनको T20 से निकालो, बाद में किसी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करो। उसकी वजह ये है कि अगेन मुझे अपना आप घटिया महसूस हो रहा है कि यार मेरी वजह से किसी के पैसे मारे गए हैं, तो ये कोई अप्रोच नहीं। दूसरा ये देखिए, अगर तो यही कानून है कि एक कैटेगरी में होने के लिए आपको तीनों फॉर्मेट्स खेलने, तो पीछे रह कौन जाता है तीनों फॉर्मेट्स खेलने के लिए? एक कैटेगरी में हमारे पास प्लेयर ही सिर्फ 3 थे, शाहीन, रिजवान और बाबर। तो अब शाहीन रह गया जी। इस पे भी कंस्पिरेसी थ्योरी जो है वो पेश हो सकती है, लेकिन हम नहीं पेश करेंगे। दूसरा जो ये आपने बताई जो डेफेमेशन वाली बात है, एक तो कि और अदालतों वाली बात है, तो बाबर आजम जैसा शख्स जो है, मेरा अपना ख्याल है कि उसको इस चीज़ में ना कुछ सुलह वुलह हो जाएगी, कोई रिलीफ हो जाएगी। बाबर आजम के अभी भी आप जो मर्जी करें, राइटफुली सो, हम ये नहीं कहता, जिसका सर जो फॉलोअर है उस पर आप नहीं कह सकते क्यों है फॉलोअर, भाई उसकी मर्जी है, तो फॉलोअर्स तो उनके बहुत हैं। और असल में जो इल्ज़ामात लग रहे हैं ना, मुझे उनसे भी ज़रा दुख हो रहा है कि वो, क्योंकि अगर तो झूठे हैं फ़र्ज़ करें, और मुझे काफ़ी यकीन है झूठे ही होंगे, वो पैसे बड़े कम इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बस चंद करोड़ रुपये। तो ये तो मज़ा है, बिलियंस की बात हो ना सर, तो फिर केस बने। ये सर ये कमिटमेंट टू वर्क नहीं है। ये कंटेंट क्रिएटर्स हर जगह जो हैं उनको शर्म से सर झुकाना चाहिए कि जब आप झूठ बोले ना, जो भी कंटेंट क्रिएटर झूठ बोलता है, तो फिगर ज़रा बढ़ा चढ़ा के बोले, कुछ नहीं होगा सर। ये असल में ये भी मैं आपको बताऊं, हाँ फिगर ज़रूर बढ़ा चढ़ा के बोलें। असल में तो पता है, मैच फिक्सिंग जब होती है ना, तो कोई अगर कभी हो अगेन, तो कोई बता ही नहीं सकता कि किसने कितने पैसे बनाए। उसकी एक और वजह है, उसकी वजह ये है कि ये बड़ा पुराना अगेन रिवाज या रुझान है कि जी वो पैसे मिलते हैं, कैश हैंड आउट मिलता है मैच फिक्स करने का 1 रुपया भी नहीं मिलता। सो अगर कभी हो, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि होता है ना कि जी पाकिस्तान को कर्जा मिल रहा है या पाकिस्तान को एड मिल रही है, तो सबका वो ख्याल होता है कि सूटकेस भर के नोटों के आ रहे हैं। इस तरह नहीं होता। सर देखें सर, IT का दौर है, इंफॉर्मेशन के पैसे, ठीक है। सो अगर आपको एज अ प्लेयर ये पता लग ही गया है कि ये मैच हारना है या जीतना है, व्हाटएवर, कुछ भी आपको रिजल्ट पता लग गया एज अ प्लेयर, एज अ लेमैन, एज अ कुछ भी आपको बस रिजल्ट का पता लग गया, तो अपने छोटे भाई से बुकी को फोन करके जितनी मर्जी बैट प्लेस कर रहे हैं, फिर आपने पैसे थोड़ी मिलने। हम शो पे बिल्कुल भी मशवरे नहीं देना चाहते सर किसी किस्म। मैं कह रहा हूं कि ऐसा होता होगा, वी आर अज्यूमिंग होगा, बिल्कुल सर, ठीक है। पैसे पूछे इस तरह ट्रांसफर। अब तो पेमेंट के तरीकेकार इतने कि आप उनको वो कर दें, जो आपकी जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स जो होते हैं उसके अंदर से भेज दें, या आप क्रिप्टो भेज दें उनको थोड़ा सा, या आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आप एक अच्छी सी गाड़ी दे दें किसी को। वही तो सर वो इल्जाम लगाते हैं। लेकिन बार ये जो मैच फिक्सिंग वाला है ना, मैच फिक्सिंग वाले पे हम दो बिल्कुल कन्विंस्ड नहीं है। हाँ नहीं, क्योंकि वैसे भी देखिए उन्होंने साथ में ना जिक्र किया है कि जी वो मैच गिनवाए हैं। अब उसमें एक तो अमेरिका का मैच था। अच्छा, अमेरिका के बारे में तो चले हम ऐसा नहीं कह सकते, और इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हमने अमेरिका के मैच देखे बड़े कम हैं। लेकिन उसमें एक उन्होंने अफगानिस्तान के मैच का जिक्र कर दिया। भाई अफगानिस्तान जो है ना, नॉट ऑन अ बैड डे, ऑन एनी डे अफगानिस्तान पाकिस्तान से बेहतर T20 की टीम है। सो बेसिकली अफगानिस्तान का बैड डे होगा तो पाकिस्तान से हारेगी। सो ये है ना कि पाकिस्तान ने मतलब 4 प्लेयर्स ने पैसे पकड़ के हार गई, और भाई पाकिस्तान को हारने के पैसे कौन देगा, पाकिस्तान को तो जीतने के पैसे देंगे। हाँ सर, देखें आपने अफगानिस्तान का भी जिक्र कर दिया, तो अफगानिस्तान, मैं तो सर थरली इम्प्रेस्ड हूँ अफगानिस्तान का, जो इतने सालों में इन्होंने जो कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट दिखाई। देखिए अब सुपर 8 में वो आप नहीं है। ये देखें, आप सोचिए सर, मैं आज से फ़र्ज़ करें हम शो कर रहे होते 6-7 साल पहले, 6 साल कह लूँ, और मैं आपको कहता कि ऐसा वर्ल्ड कप आएगा जिसमें पाकिस्तान पहली स्टेज में बाहर आ जाएगा और अफगानिस्तान आगे जाएगा, आप मारते मुझे, आप हंसते मेरे ऊपर। सर अभी वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले, फर्स्ट राउंड शुरू होने से पहले ब्रायन लारा से जब प्रेडिक्शन ली कि 4 सेमीफाइनलिस्ट कौन होंगे, तो उनकी 4 सेमीफाइनलिस्ट में पाकिस्तान था और पाकिस्तान नहीं था। सर बिल्कुल। और इस तरह देखिए, एक लास्टली जब ब्रेक से पहले कि आप देखिए कितनी एक अच्छी चीज़ होगी, सिल्वर लाइनिंग सर ढूंढनी पड़ेगी ना इस सारी चीज़ में। चले हम बाहर हो गए छोड़ें, लेकिन क्रिकेट तो नहीं बाहर हुई ना दुनिया से, क्रिकेट तो खेली जा रही है, वर्ल्ड कप चल रहा है।
तो जो नई टीम्स आई हैं, न्यू एंट्रेंट्स आए हैं यूएसए की शक्ल में, पापा न्यू गिनी, कनाडा, यूएस अगेन सॉरी, तो ये सारे जो हैं, अब आप अफ़गानिस्तान को अगर देखें कि वो कहाँ थे, और अफ़गानिस्तान माइंड यू कोई ऐसी रिसोर्सेज से भरा हुआ नहीं था कि उनकी क्रिकेट जो है उसको हमने बहुत ज़्यादा पैसे थे, सब कुछ था ये वो। जेन्युइनली उन सब ने एफर्ट की और जो कोचेज़ उनको मिले अलॉन्ग द वे उन्होंने बड़ी एफर्ट करके अपने आप को यहाँ पर जाए। बाकी बोर्ड्स तो मेरे ख्याल में इतने गरीब बोर्ड्स भी नहीं हैं जो आगे जाके, मेरा अपना ख्याल है कि अगर हमने कुछ ज़्यादा स्टेप अप नहीं किया, जो एक इस्टेब्लिश क्रिकेट टीम है, पहले हमेशा से खेल रही क्रिकेट, तो ये नई टीमें जो हैं जब इनकी स्पेस अब क्रिएट हो गई है, ये आ गए हैं और यहाँ से बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो लीग का सबको शौक है ना सर, ये लीग से भी जाएंगे क्योंकि एकदम से खेप जो है वो रॉ मटेरियल जो है वो बढ़ गया है, प्लेयर ज़्यादा आ गए हैं मार्केट के अंदर, आपको शायद प्रेफरेंस ना दी जाए। बिल्कुल सर। अच्छा देखिए, अगेन अफगानिस्तान की जो टीम है वो वनडे या टेस्ट में तो पाकिस्तान के मुकाबला नहीं करती। अगेन पाकिस्तान से उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की थी, यहीं पे खेलते होते थे, हमारे ग्राउंड्स में हमारे कोचेज होते थे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा था। बुनियादी बात वही है कि लीग्स खेल के ऑल ओवर द वर्ल्ड वो उनके प्लेयर स्पेशलिस्ट T20 बन गए हैं। अच्छा, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली लीग्स वो खेलते हैं, लेकिन एक तो उन पे कदगने बहुत है कि जी एक से ज़्यादा नहीं खेलनी, दो से ज़्यादा नहीं खेलनी, NOC नहीं मिल रहा, अभी ना जाओ, अभी फलाना। तो एक तो हमने वो बड़ा बेड़ागर किया। दूसरा ये कि हमारे प्लेयर्स को बहुत अच्छी लीग्स की तरफ, IPL पे वैसे पाबंदी है, और ये टोटली हम इंडिया के जो है इस पर तनकीद करेंगे कि वो क्यों पाकिस्तानियों को नहीं बुलाते, उनको बुलाना चाहिए, उनकी लीग का लेवल भी अच्छा होगा, हमारे प्लेयर भी इंप्रूव होंगे, नंबर एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे क्योंकि उस तरह से अग्रेसिव बैट्समैन नहीं है, उनको बिग बैच पे नहीं बुलाया जाता, उनको साउथ अफ्रीकन लीग में नहीं बुलाया जाता, हमारे बॉलर्स फिर भी जाते हैं, बैट्समैन नहीं जाते। सो अगेन बात वही है कि हमारी वनडे और टेस्ट की टीम अफगानिस्तान से अभी बेहतर है, लेकिन T20 में वो अब बहुत आगे निकल गए। बिल्कुल सर, और अगर इंट्रोस्पेक्शन जो होती है वो शुरुआत होती है हर मसले को हल करने की, इंट्रोस्पेक्ट करें, प्लेयर्स भी करें, बोर्ड भी करें, खास तौर पे बोर्ड करें, और आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ जाने हमने ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ। तो सर सियासी मैदान में गर्मा गर्मी जो है वो बहुत ऊपर तक चली गई है। बजट आ गया था, बजट के ऊपर हमने डिस्कशन भी की थी लास्ट वीक। अब बजट होना है पास, बजट पास हो जाते होते हैं लेकिन इस दफ़ा सर ऐसे लग रहा है कि एक सियासी पार्टी इस बजट को ना पास होने तक उससे जितना फ़ायदा निकाल सकती है अपने लिए सियासी तौर पे वो निकाल रही। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की का मैं बात कर रहा हूँ कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे और उनकी जो सारे कंसर्न्स थे वो अब ऑन द टेबल आ चुके हैं। बाकायदा एक मुलाकात हुई जुमरात के रोज़, शहबाज शरीफ साहब भी उसमें मौजूद थे, और उसके बाद एक कमेटी बनाने का फ़ैसला कर दिया, और उस कमेटी को लीड करेंगे सागदार साहब। सर क्या बात सर, ये एक फाइनेंशियल मैटर है, और कौन करे, आप बता दें कौन करेगा, तो कोई नहीं कर सकता। अच्छा, तो उस कमेटी कंसल्टेशंस के बाद नून लीग की तरफ से बयान आए, वो कहते हैं जी सब ठीक हो गया, कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, और बजट जो है ओके गुड टू गो है, टेंशन नहीं किसी ने लेनी। पीपल्स पार्टी की तरफ से बयान आया है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, टेंशन है, बिल्कुल है। तो ये एक शुरू होगी। और सर मुझे पुराने वक्त याद हो गए जब ये आपस में लोग जो ये लड़ा करते थे, वैसे याद आ गया, नॉस्टैल्जिक हो गया मैं। तो उसके बाद बयानात जो आए ट्विटर और सोशल मीडिया और बाकी वुज़रा की तरफ से और सियासी रहनुमाओं की तरफ से, तो इस तरह की बात हुई कि अडियाला जेल का जिक्र हुआ कि जी अगर आप जाएंगे तो आप भी जाएंगे, हम इकट्ठे जाएंगे, तो अडियाला जेल का भी जिक्र हो गया बीच में। वैसे सर मेरा अपना ख्याल है कि अगर तमाम सियासी पार्टी, जैसे PTI की लीडरशिप तो अडियाला जेल में है, अगर बाकियों को भी किसी सबको डालना है ना वहाँ पे, वो एक और सर्कमस्टांस में होता है, वो नहीं हो सकता, वो चीज़ नहीं हो सकती। तो कोई अडियाला नहीं जा रहा, आप बैठ के हुकूमत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कंसर्न्स जो है पीपल्स पार्टी की मैं बता देता हूँ कि मेजरली कंसर्न तो एक तो ये आ रहा है कि बजट में आपने कंसल्टेशन नहीं की हमसे, जो आपका दिल किया, जिस किस्म का टैक्स आपने इम्पोज करना था, जैसे तैसे आपने बस लिख लुक के उसको प्रेजेंट कर दिया, और हमने इसलिए अपने को बंदे भी नहीं भेजे, 2 उन्होंने भेजे थे लोग, वो भी मतलब टोकन सॉर्ट ऑफ के पीपल्स पार्टी के। अच्छा, उसके बाद दूसरा कंसर्न कि जब ये हुकूमत बनी थी, ये जो इत्तेहादी गवर्नमेंट जिसको PDM2 भी कहते हैं, जिसको PDM फलाना भी कहते हैं, जो भी कहते हैं, कि इसके अंदर इस इत्तेहाद में कुछ शराइत थी पीपल्स पार्टी की जो काफ़ी सारी मान ली गई, यानी कि गवर्नरशिप्स का मान लिया गया, सेनेट चेयरमैन, उनके अपने सेनेटर्स जो थे, और प्रेसिडेंसी, ये सारा कुछ तो हो गया। लेकिन एक मेजर जो मांग थी पीपल्स पार्टी की वो ये थी कि जी हमने अपने इन रोड्स फिर से बनाने हैं पंजाब के अंदर, और उसके लिए हमें पावर शेयरिंग फार्मूला दें आप पंजाब के अंदर। तो वो उसके ऊपर वो कहते हैं कि आपकी
ना आपकी नीयत है, ना आपका कंसर्न है उसके ऊपर, और ना उसके अंदर कुछ स्पीड दिखा रहे हैं आप। तो इस वजह से ये हमारे कंसर्न्स आप इनको ठीक करेंगे। तो नंबर 2 इज़ पंजाब। नंबर 3 जो कंसर्न उनका था वो ये था कि जी जो हमारे नॉन परफॉर्मिंग स्टेट ओन्ड एसेट्स हैं उन सारों को प्राइवेटाइज़ करने के लिए जो कह रहे हैं इत्तेफाक से हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो दो कमेटीज़ के अंदर वो हेड, उनमें से एक ये भी है, तो वो कह रहे हैं जी कि प्राइवेटाइजेशन के, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो मंशूर अगर स्टडी किया जाए तो उसके अंदर एक बुनियादी इख्तलाफ इस चीज़ पे कि वो थोड़े एंटी प्राइवेटाइजेशन लगते हैं हमें तमाम इदारों के ऊपर, सब तमाम इदारों पे नहीं, कुछ इदारों के ऊपर, और नून लीग तो कहती सब कुछ प्राइवेटाइज करते। तो ये 3 कंसर्न्स थे उनके, जिनके ऊपर अब इसहाक डार साहब लेड कमेटी जो है वो उसके ऊपर कोई ना कोई नतीजा पेश करेंगे और बजट फिर पास होगा। जी बिल्कुल। पहले अगर बात कर लेना ये प्राइवेटाइजेशन वाली, तो पीपल्स पार्टी जो है वो शायद प्राइवेटाइजेशन के इतने ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन उनके प्राइवेटाइजेशन का तरीका मुख्तलिफ है। सो नून लीग ये कहती है कि बेच दो, बिड मंगाओ और हाईएस्ट बिडर को दे दो। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि स्टॉक एक्सचेंज में एनलिस्ट कर दो, पैसा वहाँ से ले आओ। सो इनके ये तरीक़ेकार में एक बहुत बुनियादी फ़र्क है। दूसरी चीज़ ये जो आपने बात की कि जी इसहाक डार साहब जो है उस कमेटी को हेड कर रहे हैं पीपल्स पार्टी, खबर है, ये फैक्ट है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो जाहिर है कि मतलब जाहिर है कि इसहाक डार साहब हर चीज़ को ही हेड कर रहे हैं, और वो इसहाक डार का तो कर सकते हैं। और मैं तो अब ये सोच रहा हूँ कि वो क्या कहते हैं उसको, जो एक होटल में कमरा होता है उसके अंदर दरवाज़ा होता है, कनेक्टिंग रूम, तो वो ये जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है ना, इसके कनेक्टिंग रूम होंगे जो कि हर मिनिस्ट्री के अंदर निकल रहे होंगे। यानी कि अगर वो भागना चाहे, तमाम मिनिस्ट्रीज का दौरा करना पड़े, उनको एक लाइन में भागना पड़ेगा दरवाज़ों तो ये हो सकता है। लेकिन दूसरी एक ये चीज़ भी हो सकती है कि हो सकता है गवर्नमेंट ने प्रपोज किया हो, शहबाज शरीफ साहब ने, कि जी औरंगज़ेब साहब को हम भेज देते हैं, आप इनके साथ बात कर लें। लेकिन पीपल्स पार्टी ने खुद ही नाम दिया हो इसहाक डार का, और उसकी वजह ये है कि आपको याद है आज से कुछ अर्सा पहले तक जब हमारे को फ़ॉरेन मसाइल होते थे, कुछ दुनिया से हमने कोई बातचीत करनी होती थी, तो वो अक्सर वहाँ पे कहते थे कि जी आप अपनी इलेक्टेड लीडरशिप को ना भेजें, हम उनसे बात करेंगे जिनकी बात में वेटेज है, जिन्होंने रहना है, आपका पता नहीं आप कल हैं परसों हैं क्या करेंगे। तो इसी तरह ना अब पीपल्स पार्टी ने ये सोचा होगा कि यार हम इतनी ज़्यादा लंबी बहस करेंगे, 3 दिन कमरों में बैठेंगे, कुछ पेपर्स का एक्सचेंज होगा, नंबर्स होंगे, 15 मिनट गौर से उनको देखना पड़ेगा, फाइनली हम 7 मीटिंग्स के बाद किसी नतीजे पे पहुंचेंगे और फिर पता लगेगा कि जी मियाँ साहब नहीं माने। तो बेसिकली उस शख्स को ले, बड़े मियाँ साहब, तो उस शख्स के साथ मीटिंग करो कि अगर जिसके साथ किसी अगर हम नतीजे में पहुंच गए तो फिर मियाँ साहब को वहाँ पे मना लेंगे। मियाँ साहब की चाबी है उनके पास। हाँ सर, बिल्कुल सर। बाकी सर थोड़ा सा अगर हम बात कर लें पीपल्स पार्टी के ऊपर, तो देखिए हम डे 1 से 8 और 9 तारीख को जो इलेक्शन हुआ, हम उस पूरे इलेक्शन के दौरान हम उसके बाद से कह रहे हैं, इस वक्त अगर तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ने सियासत अपनी जो है, सियासत भी सर एक चीज़ होती है ना, मतलब लोग ये पता नहीं क्यों समझ जाते हैं जब मैं या आप कहते हैं कि जी सियासत हो रही हो, कोई नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं हम दे रहे होते, ये है ही ऐसे, ये दुनिया भर में ऐसे चलता है, यहाँ भी ऐसे चलता है कि आपने अपने मुफाद के लिए और मुल्की मुफाद के लिए जो आपको ठीक लग रहा है आपने उस तरह रिएक्ट करते रहना है सिचुएशन देखते देखते। मैंने सर देखें जो भी पॉलिटिकल एक्यूमेंट की दाद दी जाती है ज़रदारी साहब की, वो तो अपनी जगह है ही है, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बिलावल भुट्टो जो हैं, जिनको एक सॉर्ट ऑफ आज से कुछ साल पहले इतना सीरियसली लिया जाता है सियासी मैदान में, लेकिन PDM 1 के बाद से, फॉरेन मिनिस्ट्री संभालने के बाद से अब जो उनका स्टांस है, देखिए बिलावल भुट्टो को आपको पता होगा कि पैक किया जा रहा था कि यार अगर मिनिस्ट्रीज़ नहीं लेनी तो CM सिंध ले लेते हैं, क्योंकि इनकी तरह ये भी बात छिड़ी थी, लेकिन उन्होंने कहा वो मैं नहीं लूँगा, वो मुराद अली शाह अच्छा काम कर रहे हैं, वो उनको रहने दो। उसके बाद कहा था फॉरेन मिनिस्टर तो मैं बन चुका हूँ, मैं फिर से क्यों बनूँ, नंबर 2। नंबर 3 पर उन्होंने बात की कि जब वक्त आएगा सही तो वाई नॉट प्राइम मिनिस्टर। तो उनकी वालदा रह चुकी हैं, उनके नाना रह चुके हैं, वो कहते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँ, एक पॉलिटिकल लेगेसी का वो अपना सेफ गार्ड कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली वेरी गुड फॉर द पीपल्स पार्टी। तो अब आप देखें सारी मनूवरिंग जो है और सारी कुछ जो सियासत है उसमें ज़रदारी साहब को तो डेफिनेटली पीछे से हाथ होगा, लेकिन बिलावल भुट्टो, मेरा अपना ख्याल है कि खुद पॉलिटिकल एक्यूमेन उनका इतना बन चुका है इस टाइम कि वो इन सारी चीज़ों को खुद भी काफ़ी चीज़ें खुद देख रहे हैं कि कैसे करना है और कैसे नहीं करना। तो ये गलत फहमी मेरे ख्याल में निकाल देनी चीज़ें इनसे कि जी इट्स ओनली आसिफ अली ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का इतना देख दाख के सारी चीज़ों को वो सारा कुछ हो चुका है।
बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इस पे आऊँगा एक मुस्बत ख़बर दे के, और वो मुस्बत ख़बर ये है कि 3 दिन पहले चाइना का एक वफ़द पाकिस्तान आया और उससे हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने मुलाकात की। अच्छा, वो जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसमें नून लीग भी शामिल थी, पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, JUIF भी शामिल थी, PTI भी शामिल थी। तो इनको सबको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। अच्छा, अब यही बात है, सियासत जो आपने जिक्र किया ना, इस मुल्क में जो बड़ी तरीन ज़्यादतियाँ हुई हैं उनमें से एक थी जो लोगों को ये मिस इन्फॉर्म किया गया कि सियासत जो है वो ईमान और कुफ्र की जंग है। ऐसे नहीं है। सियासत जो है ना, मुझे याद है कि बिल क्लिंटन जब मेरे ख्याल में दूसरी दफ़ा टर्म में जीता इलेक्शन, तो उसकी जो विनिंग स्पीच थी वो थी कि जी हारने वाले के बिहाफ पे उसने कहा कि जी वो भी अमेरिका का भला चाहता था, मैं भी अमेरिका का भला चाहता था, मैं जिस तरीके से चाहता था वो अवाम को ज़्यादा पसंद आ गया। सीधी बात है। सो बुनियादी चीज़ ये है कि ये जो सियासत है ना, ये जो जोड़ तोड़ है, ये नेगेटिव नहीं है, ये बड़ा पॉजिटिव है। सियासत है ही चीज़, आप गूगल पे पॉलिटिक्स सर्च करके देखें, जो पहली डेफिनेशन आएगी ना, बहुत सारी हैं ज़ाहिर है, लेकिन जो पहली डेफिनेशन आएगी ना वो है कि सियासत नाम ही है डिबेट करने का रूलिंग पार्टीज़ के दरमियान। तो आप अगर एक जगह पे बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, जोड़ तोड़ नहीं करेंगे, उसमें से निगोशिएट करके अपने लिए एक बेहतर डील नहीं बनाएंगे, वो बेहतर डील के ज़रिए आप डिलीवर नहीं करेंगे, तो ये अगर आप नहीं करेंगे तो आप सियासतदान ही नहीं है, आप रॉन्ग नंबर है। जो बंदा ये कहता है ना कि मैं बैठ के बात नहीं करूंगा, वो सियासतदान नहीं है, वो सियासी पार्टी नहीं। सर बिल्कुल। और आप ये देखें कि अब हम इस दौर में दाखिल हो चुके हैं कि अब जैसे आपने बहुत मुस्बत खबर दी ये चीन वाली कि सारे इकट्ठे होके उन्होंने किया। देखें, एक डेमोक्रेटिक किसी भी निज़ाम के अंदर एक तो रूलिंग पार्टी होती है आपकी जो चलाती है, एक ऑपोजिशन भी होती है। ऑपोजिशन का रोल भी बड़ा अहम होता है हर चीज़ के अंदर कि उन्होंने तंग करते रहना है और उन्होंने अपनी चीज़ें जो हैं करनी। ख़ास तौर पे यहाँ पे आप देखें कि कोई ऐसी थिन ऑपोजिशन नहीं है, मतलब कम सीटें मतलब थिन नहीं है बिल्कुल भी। सर ये तो आजकल जो हमारे यहाँ इतनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, मुझे बताएं ऑपोजिशन में है कौन? PTI के पास पूरा एक सूबा है, पीपल्स पार्टी के पास पूरा एक सूबा है, नून लीग के पास पूरा एक सूबा है। तो ये तो मतलब अगर ये तो पावर होल्डर्स है सारे, अगर ये नहीं साथ बैठेंगे तो फिर मुल्क कैसे आगे चलेगा? मेरी तो समझ से बाहर है। बिल्कुल सर। और आई होप के देखें बजट का एक और भी लोग ना बड़े इसके अंदर ना जो कुछ पॉलिटिकल पंडिट्स हैं और मुख्तलिफ लोग हैं वो इस चीज़ का ज़रा मज़े भी ले रहे हैं। ज़ाहिर है हम भी जिस चीज़ की चीज़ होती है, मज़े लेना गलत लफ्ज़ है, मतलब कि हम कंटेंट वाइज बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसके अंदर कोई लेन देन ये एक हेल्दी एक्टिविटी होती है हर जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में होती है। लेकिन दैट बीइंग सेड, मेरा अपना ख्याल है कि क्योंकि डीलिंग हो रही है पीपल्स पार्टी के साथ और बिलावल भुट्टो के साथ, तो उनको भी इस चीज़ की समझ है कि बजट पास होना ज़रूरी है, क्योंकि उस बजट से उनका सूबा भी लिंक्ड है, उस बजट से आपका फेडरल जो है वो सूबाई लेवल पे भी तो बजट एलोकेशन करता है, डेवलपमेंट फंड्स का सारा है, हज़ार चीज़ें होती हैं। सब अभी बेसिकली एक मईशी स्टेलमेट में हम हैं कि बजट ही नहीं है मुल्क का, तो ये जल्दी से पास हो ताकि पहिया चलना शुरू हो। बिल्कुल, इस बजट में अभी आगे और बड़े मसले आने हैं। सो इसमें ना बहुत नंबर्स के लिहाज के अलावा लीगल ब्लंडर्स हुए हैं। इस पे हम किसी दिन पूरा शो भी करेंगे वकील को बिठा के। लेकिन उससे पहले जैसे मैं एक की आपको बता दूं कि इन्होंने रियल इस्टेट के ऊपर फेडरल FED लगा दिया। ठीक है, अच्छा, रियल इस्टेट के ऊपर टैक्स लगाने से मुझे आपको कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है, हम इसके हक में हैं, जितना लगाया उससे दुगना लगा दें। लेकिन ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये बल्कि बाय द वे ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट भी नहीं है, ये लोकल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। मैं अपने घर का प्रॉपर्टी टैक्स क्यों देता हूँ? क्योंकि मुझे वहाँ पे सीवरेज ठीक चाहिए, मुझे वहाँ पे सड़क चाहिए, पानी चाहिए, मुझे आबो हवा ठीक चाहिए। बात ये है कि फेडरल वो किस तरह टैक्स ले सकती है। सो ये इस पे अभी होगा क्या कि ये तो आप एक मसला बता रहे हैं ना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का डेडलॉक है इसके ऊपर, ये तो चले क्लियर भी हो गया। इस पे अभी 26 रिट पिटिशनें हो जानी है इस तरह के और मसलों पे बजट के ऊपर। सर बिल्कुल सर, कोर्टों के काम बढ़ते चले जाएंगे। मैं तो ये भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ये सोलर वाली चीज़ जो भी करने को जा रहे हैं, ग्रोस मीटरिंग, और जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स अभी तक बरकरार है नेपरा के साथ या अपने लोकल डिस्को के साथ, तो वो भी रिट पिटिशन कर सकते हैं, फिर वो भी स्टे ऑर्डर ले सकते हैं उसके ऊपर। तो ये खैर सर काफ़ी मसले हैं। अगेन एज आई मेंशन्ड बिफोर कि इसको बजट को पास करें, मुज़ाकरात करें, अपनी जो सियासत आपने करनी है उसके अंदर वो भी अपनी जगह चलती रहे, कोई मसले वाली बात नहीं है, बट बजट पास होना चाहिए। जाने हमने ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर मुस्बत तरीन खबर, मुस्बत प्रो मैक्स। सर प्रो मैक्स से भी अगला को है ना, को मतलब 4 फुट का जो है वो वाली खबर भाई ले आए। वाह। तो सर नुसरत अली खान साहब, आप बहुत बड़े फ़ैन हैं, मैं बहुत, कौन नहीं है फ़ैन, डाई हार्ड। सवाल तो ये कि कौन नहीं है फ़ैन। सर 34 साल बाद उनके कुछ एक लॉस्ट एल्बम मिली है जिसका नाम है चेन ऑफ लाइट। इसी साल वो लॉन्च हो रही है और उसके अंदर और उनके गाने हैं, सारा कुछ रिकॉर्डेड रेडी टू गो है। और ये देखें ना कि खान साहब तो हम तो कहते हैं बहुत जल्दी चले गए, लेकिन उसके बाद भी ये जो तोहफ़ा एक वो छोड़ गए पीछे, अब आपको मुझे सुनने को मिलेगा। जाहिर है हम शो के ऊपर उसको डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 1-2 दिन पहले खबर आई थी तो मैंने कहा ये आज इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है कि ये कितनी को ज़बरदस्त चीज़ है। बिल्कुल सर, ये मेरे ख्याल में यूरोपियन जो है किसी मुल्क में ये उनकी एक कुछ रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई थी किसी एक स्टूडियो में। सो खान साहब जब ट्रैवल करना शुरू किया उन्होंने, उनको जब इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ ने उनके साथ कोलैब करने शुरू किए तो खान साहब जो हैं वो थोक के हिसाब से गाते थे। सो वो गा के इतना कुछ छोड़ गए हुए हैं, कुछ उस दौर में रिलीज़ हो गया, कुछ अगेन हो सकता है कि खान साहब ने खुद मना किया हो कि ये मत रिलीज़ करो, ये खान साहब को अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कम लगाओ। देखिए एक आर्टिस्ट जो है वो बहुत कुछ प्रोड्यूस करता है और फिर उसके बाद खुद अपने छांटी करवा देते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है खान साहब की मकबूलियत में और इज़्ज़त में इजाफा होता चला जा रहा है। सो अब वो स्टूडियो से रहा नहीं गया होगा कि यार मेरे पास अनरिलीज्ड काम पड़ा है, मैं इस वक्त क्यों ना निकालूं, मैं क्यों ना उस पे से पैसे कमाऊं। तो वो फाइनली उन्होंने ये फैसला किया है कि उसको रिलीज़ किया जाए। तो ये फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर है। और अगेन इसकी रॉयल्टी पता नहीं उसके पास जाएगी जिस स्टूडियो के पास ये पड़ा हुआ था जहाँ पे रिकॉर्ड हुआ, या उसके पास जाएगी जो 2-3 रिकॉर्ड लेबल्स मोस्ट ऑफ खान साहब्स वर्क जो उनको देखते हैं। तो ये देखने वाली बात है। लेकिन ये ज़बरदस्त चीज़ है। मैं इसमें एक और किस्सा आपको बताऊं कि खान साहब जब पहले तो ज़ाहिर है स्ट्रगलिंग दौर था इनका, यहाँ पे छोटे छोटे शहरों के मज़ारों पे गाते होते थे। जब ये फाइनली मशहूर हुए तो, और ख़ास तौर पे जब वो बहुत मशहूर हो गए बल्ली सागू वगैरह के साथ, जब इनका कोलैब आ गया तो फिर जितने दुनिया में लोग थे जो कि बड़े मशहूर ये रीमिक्स आर्टिस्ट थे, ये लाइनें लगा के खान साहब के घर के बाहर आ जाते थे कि जी हमारे साथ आप काम करें। खान साहब के पास इतना वक्त नहीं होता था कि वो सबके साथ काम कर सकें। सो खान साहब की आदत थी कि वो रोज़ सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग उठ जाते थे, चारपाई पे बैठ के वेड़े में रियाज करते होते थे घंटों। सो ये उसकी कैसेट्स बना लेते थे, टेप रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर लेते थे, और बाहर जो इस तरह से लोग मिलने आते थे उनको हाथ से 5-5, 6-6 कैसेटें पकड़ा देते थे कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, ये ले लो, अगर इनसे तुम्हारा कुछ बनता है तो कर लो। सो जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि हम जो इतने सारे रीमिक्सेस सुनते हैं, इतने सारे लोगों के साथ काम सुनते हैं, उनमें से अक्सर ऐसी चीज़ें हैं जो कि उन्होंने स्टूडियो में रिकॉर्ड तक नहीं की थी। वो उनकी रिकॉर्डिंग कोई बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में भी नहीं हुई, लेकिन हम सुनते हैं तो उस पर भी अशश कर उठते हैं। सर आप ये देखिए कि ये आया स्टूडियो में होगी, लेकिन कोई वजह होगी जो उस वक्त रिलीज़ नहीं की है, उनकी से खुश नहीं होंगे उसकी प्रोडक्शन वैल्यू से। लेकिन आप देखें कि टेक्नोलॉजी ने इतनी जिद्दत पा ली है आज के दौर में कि आप अब देखें बहुत ज़्यादा ये कल्चर आना शुरू हो गया कि आप पुरानी एल्बम्स 60s 70s की, उससे भी पहले दौर की, उनको आप रीमास्टर कर लेते हैं, उनको आप बहुत बेहतर क्वालिटी में प्रोड्यूस करते हैं। तो सॉफ्टवेयर्स और सारा कुछ इस किस्म का आ गया। तो मेरा अपना ख्याल है इस सिचुएशन में भी अब जो भी स्टूडियो होगा उन्होंने अभी क्यों सोचा, शायद उन्होंने सुन के कहा यार कि इसके साथ हम थोड़ी सी मेहनत करके इनको हम बाकायदा एक स्टूडियो, मजीद बेहतर स्टूडियो क्वालिटी में ला सकते हैं। एक तो ये, दूसरा को और खबर दे देता हूँ यहीं बैठे बैठे, जो मुझे कल किसी ने बताया जब इसी चीज़ का जिक्र हो रहा था। तो जिन्होंने मुझे बात बताई वो भी यूरोप में ही कहीं होती हैं और वो फिल्म्स में काम करती हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ये इसके साथ साथ एक डॉक्यूमेंट्री भी शायद आ रही है खान साहब की इस पर्टिकुलर दौर के ऊपर, जब उन्होंने वहाँ जाके रिकॉर्डिंग्स की। तो सर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें होने लगी सितंबर। मैंने जैसे शुरू में कहा कि ये मेरे ख्याल में इस साल की सबसे पॉजिटिव, अभी तक तो सबसे पॉजिटिव चीज़ तो यही है कि खान साहब के मज़ीद गाने आने लगे। बिल्कुल। और आप देखिए कि उनकी और बहुत डॉक्यूमेंटेशन हो सकती थी उनके काम की, उनके नॉलेज की, जो कि नहीं हो सकी। और उसकी वजह ये थी कि उनके साथ जो म्यूजिशंस थे वो उनका बड़ा दर्द दिल रखते थे। सो आपको पता ही होगा कि खान साहब ने तो एक दौर में आके इतना पैसा कमा लिया था
कि खान साहब जो है, और वो खान साहब के कोई ऐसे शौक़ भी नहीं थे कि जिसमें उनको बहुत लाखों रुपए रोज़ाना उजाड़ने की ज़रूरत पड़ती हो। सो वो उनको मज़ीद पैसों की अपने लिए ज़रूरत नहीं थी। उनको वैसे उन्होंने बर्कली भी गए पढ़ाने, लेकिन वो शायद बहुत छोटे स्टेंट्स थे। उनके पास तो हर वक्त ऑफ़र थी कि अमेरिका की बेस्ट तरीन यूनिवर्सिटीज़ में मौसीकी पढ़ाएं, डॉक्यूमेंट करें, सिखाएं, वो सारा कुछ। लेकिन वो ना इसलिए कि अगर मैं ये करूँगा, मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत पैसे हैं और मुझे तो वहाँ से भी मिल जाएंगे, लेकिन मेरा जो म्यूजिशियन है ना वो क्या करेगा। सो उन्होंने तो जब डायलिसिस उनके शुरू हो गए, डायलिसिस के बाद भी डॉक्टर्स ये कहते रहे कि अब टेक इट ईजी, और उनको नहीं थी ज़रूरत पैसों की, लेकिन सिर्फ म्यूजिशियन की खातिर दिन में 2-2 शोज़ करते रहे। बहुत ही बड़ा आदमी। तो और ये हमारी खुशकिस्मती है तमाम पाकिस्तानियों की, हमारे मुल्क की ऐसी चीज़ हो रही है। मेरे साथ ये हो चुका है मुल्क से बाहर कि मैं मतलब सिम लेने या कोई जूस लेने या कुछ उस पर खड़ा हूँ, और मुझे उसने दुकानदार ने कहा वेयर आर यू फ्रॉम, और मैंने कहा पाकिस्तान। उसने कहा पाकिस्तान, नुसरत फ़तेह अली खान। मैं कहा यस सर, पहचान है, बिल्कुल है सर। बहुत बड़ी खुशी होती है इससे खबरें पढ़ के। इंशाल्लाह जब ये एल्बम रिलीज़ होगी उसके ऊपर तब बात करेंगे। वक्त आज का ख़त्म हो जाता है, कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात हुई। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।